तो गुजरात में कौन जीतेगा, इस सवाल का जवाब मिलने में लगातार इंतजार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी तीसरी बार चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचने वाली है, कुछ और तर्क चुनाव आयोग के सामने रखना चाहती है और इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि चुनाव आयोग में क्या हो रहा है। सीधे अंकित गुप्ता का रुख करते हैं। अंकित जी, कांग्रेस का डेलीगेशन यहां पर पहुंच चुका है। फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस नहीं बीजेपी का पहुंचा है इस वक्त। अभी हम कांग्रेस की बात कर रहे थे लेकिन पीयूष गोयल यहां पर पहुंच गए हैं। रविशंकर प्रसाद भी यहाँ पर है, पीयूष गोयल भी है, तो पूरा डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा हुआ है। आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त जो है जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक बार फिर से अभी अपनी बात रख रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान भी है, रविशंकर प्रसाद भी हैं, यानी कि हम बात कर रहे थे कांग्रेस के डेलीगेशन की, लेकिन इस बार जैसे मैं कह रहा था कि कोई बड़ी बात नहीं है कि बीजेपी का डेलीगेशन भी आए। सर, थर्ड टाइम क्यों आना पड़ रहा है? सर, तीसरी बार हम बिल्कुल आप ही ने चलाया कि कांग्रेस पार्टी फिर आ रही है यहाँ पर, तो अगर कांग्रेस पार्टी कोई अनड्यू दबाव चुनाव आयोग पर न दे, ये तो उचित नहीं है। सारी बातें हो गई। अगर कांग्रेस पार्टी तिवारा जाएगी तो हम भी तिवारा जाएंगे। सर, ऐसी जानकारी आ रही है कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी तो हम भी नहीं जाएंगे। ऐसी जानकारी आई है कि फुटेज मंगाई गई है। धन्यवाद। तो फिलहाल रविशंकर प्रसाद साहब यहाँ पर पहुंचे हैं, एक बार फिर से तिवारा जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त जो है यहाँ पर घटनाक्रम बदल रहा है। सर, ऐसी जानकारी आई है कि फुटेज दोबारा मंगाई गई है। थैंक यू। तो एक के बाद एक जो है देख सकते हैं कि किस तरह से जो है जो बीजेपी के नेता है निर्मला सीतारमण भी यहाँ पर है। मैम, आप लोगों को तिवारा आना पड़ रहा है। नहीं, वी होप द इलेक्शन कमीशन इज अलाउड टू फंक्शन। लेकिन मैम अभी ऐसी जानकारी सामने आई है कि पीयूष जी भी है। पीयूष जी, तिवारा आना पड़ रहा है पिछले 2.5 घंटे के। जी, नहीं, ये बताइए कि अभी ऐसी जानकारी आई है कि फुटेज भी मांगी गई है। फुटेज इलेक्शन ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सुबह से जिनको कंप्लेन नहीं है, शाम को हारने के कगार में आने के बाद कंप्लेन करने वाले पहले से इसको समझ सकते हैं कि अगर दिक्कत है तो तब ही बोलना था। और जब आरओ को और ऑब्जर्वर को दिक्कत नहीं था, अभी शाम को जब कगार में आ गए हैं कि हारने वाले, उस समय उठाने में की शिकायत, उसमें मतलब है? मतलब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खोखला कर है। चिदम्बरम साहब ने कहा कि सुबह ही शिकायत दी गई थी, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तब हमने 3:30 बजे से ये मुद्दा उठाना शुरू किया। जब वोट की डिब्बे में बैलेट बॉक्स के अंदर वोट्स पड़ चुके हैं, आखिर काउंटिंग का दौरा शुरू होना है, उस समय आकर के उसमें से 2 वोट को अलग निकालो, ये कहीं होता है क्या? कितना अनफेयर डिमांड है। बॉक्स में जो वोट पड़ चुके हैं उसको कैसे हटाओगे? उसमें से 2 वोट कैसे आइडेंटिफाई करके हटाओगे? बिल्कुल एब्सोल्युटली बेसलेस डिमांड। मैम, यहाँ पर ऐसी जो जानकारी आ रही है कि जो कांग्रेस ने डिमांड की थी कि फुटेज मंगाई जाए, वो फुटेज मंगाई गई। बिल्कुल, फुटेज मंगवाने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, मंगवाने दो और उनको मालूम होगा कि क्या हुआ। और जो रॉन्ग प्रेसिडेंट कोट कर रहे हैं राजस्थान के, उस समय रिटर्निंग ऑफिसर खुद ऑब्जेक्शन बोला गया था, इसीलिए रेसिंग दैट एंड एज अ प्रेसिडेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट हियर, बिकॉज here no returning officer or observer raised any objection. Congress stands no ground here. This is purely for posturing. Congress, we don't know. The arguments that they are putting forward to us appear absolutely baseless. Throughout the day, you remained quiet watching what was happening. And now when all the votes are in the ballot box, to say that you have to remove those 2 votes and invalidate them, absolutely sounds how baseless the whole argument is. फिलहाल बीजेपी का डेलीगेशन एक बार फिर से आया है। But the fact is that he and his party are indulging in complete falsehoods. What they are saying are baseless. There has not been any incident which warrants any kind of interference, and in any case the election process is over. If you see point by point, 9:20 they cast their vote, the 2 gentlemen under discussion. At 9:20 they cast their vote.
the election returning officer and presiding officer was satisfied that the process has been properly and fairly done. No vote has been shown to anybody other than the authorized representative of the Congress party, who might have seen the vote and maybe may have spoken about it outside. We are not aware of what they saw, what they spoke outside. At that point of time was the opportunity for any party or candidate to raise an objection. At that point of time, the presiding officer, and there are central observers deputed by the Election Commission, and there is videography going on. After all of that consideration, if the vote was allowed to be cast, then there is absolutely no case for once again reopening the debate. From that time onwards until late afternoon, the Congress kept claiming that they have won the election. You have all reported in your respective news channels that the Congress is claiming some said 45 votes, some said 46 votes. In fact, the candidate himself, I was just now seeing in my office on television, saying that let us wait for the counting to happen. So if the candidate himself was demanding that let's wait for the counting to happen, then maybe, and all the voters had cast their vote by about 1 o'clock or thereabouts, I think. After that, 2 hours after that, they suddenly wake up and realize that possibly they have lost the support of their own MLAs, who should have normal course shown them the vote that they are casting, so they should have known earlier on. So suddenly in the late evening, they realize it's a panic reaction, it's a failure of the Congress to respect democratic traditions. They are citing absolutely false and incomparable precedents. The incident of 2016, what they are talking about, is completely uncomparable. In that, the returning officer himself took a decision. They have questioned the RO as well. They should have questioned the RO at 9:20 in the morning and raised any objection at 9:20 when the votes were cast. They kept saying they won the election. So as long as they felt they've got 45, 46 votes, they were nicely and merrily happy with the election process. It's only late afternoon when the realization dawned on them that possibly they are not getting the support that they had anticipated. ये कांग्रेस बौखला गई है, कांग्रेस ने मॉरल डिफीट एक्सेप्ट कर ली है और अब असलियत को वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ हम तो नहीं गए, हम तो आप लोग को मिलने आए हैं, हम तो आप लोग को मिलने आए हैं। हम तो नहीं, हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया है। हम तो सिर्फ लीगल पोजीशन जो कानून में लिखा हुआ है, कानून क्या बताता है? कानून में एक कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस है। कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के तहत सेक्शन 39(5) में लिखा गया है कि किस कंडीशन में इलेक्शन को रोका जा सकता है। तो फिलहाल जो है देख सकते हैं कि किस तरीके से घटनाक्रम बदल रहा है। एक के बाद एक जो है डेलीगेशंस आ रहे हैं और अभी हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस डेलीगेशन आने वाला है, तो कांग्रेस डेलीगेशन तो अभी हमारे सामने नहीं पहुंचा, लेकिन इस सबके बीच में जो बीजेपी के नेता हैं वो यहां जरूर पहुंच गए हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त यहां पर हलचल बढ़ी है। अचानक अभी हम चर्चा ही कर रहे थे कि क्या ऐसा होगा कि तीसरी बार कांग्रेस का अगर डेलीगेशन आने की बात हो रहा है तो तीसरी बार ही बीजेपी का भी डेलीगेशन आ जाएगा और कमोवेश वही हो भी गया है। एक बार फिर से यहाँ पर पीयूष गोयल को हम सुनते हैं। Categorically, Section 39(5) lays down the procedure for conducting the election. If anybody feels that the procedure has not been followed, he has to file a complaint with the returning officer. You are all aware of this. We have been doing elections for years and years. In 2010, the Election Commission had also laid down the exact procedure as instructions to all the returning officers. If the returning officer finds, if you read Section 39(5), and I'm happy to read it out to you, Section 39(5) says that if the returning officer finds that based on the after giving a warning, if they find that the election process has been vitiated, then at that point of time he can annul that vote and keep it aside and not allow that vote to be cast. I will read out the Section 39(5). They are now saying that they will go to Supreme
Now, if you read, फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरह से पीयूष गोयल अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इस बीच में मुख्तार अब्बास नकवी बाहर निकलते हुए हमको दिखे। हम कोशिश करते हैं कि और भी जो नेताओं से बातचीत कर सके। तो लगातार जो बीजेपी का डेलीगेशन है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है और अभी भी जो है मुख्तार अब्बास नकवी भी हमको यहाँ पर दिख रहे थे और हम कोशिश करेंगे कि लगातार इन लोगों से बातचीत कर सकें कि आखिर जो है अभी क्यों यहाँ पर पहुंचे। हालांकि पीयूष गोयल का कहना था कि हम तो आपसे मिलने आए, लेकिन ऐसा है नहीं। हमसे मिलने या मीडिया से मिलने के लिए आए हैं, ये कहना तो बस एक जो है तरीके से ये कहा जा सकता है कि अपनी बस बात जो घुमा दी है। जब उनसे सवाल पूछा गया है कि आखिर आप तीसरी बार यहाँ पहुंच गए, अभी तो कांग्रेस का डेलीगेशन ही नहीं आया, जबकि कांग्रेस के डेलीगेशन के आने की बस खबर ही थी। लेकिन ये कहा गया कि जो वो मीडिया से मिलने आ गए हैं जब उनको खबर मिली कि इस तरीके से कांग्रेस का डेलीगेशन आ सकता है। लेकिन ये दिखा रहा है कि क्यों ये चुनाव, क्यों एबीपी न्यूज लगातार सुबह से इस खबर पे बना हुआ है, क्यों एक एक जो है पल की जानकारी पहुंचा रहा है। यहाँ पर कुछ और गाड़ियां आई हैं, देखते हैं कि कहीं कोई और नेता तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फिलहाल ये पुलिस की गाड़ी है। और जैसा कि अभी यहाँ कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस का डेलीगेशन आ सकता है, क्योंकि कांग्रेस का तो नहीं पहुंचा है लेकिन बीजेपी का पहुंच गया है। लिहाजा अब इंतजार हो रहा है कि क्या कांग्रेस का डेलीगेशन भी आएगा या फिर सिर्फ कांग्रेस के डेलीगेशन की आहट सुनकर ही बीजेपी का जो डेलीगेशन है वो यहाँ पर पहुंच गया है। एक के बाद एक नेताओं के आने का सिलसिला जारी है और ऐसे में जो बीजेपी के नेता हैं, जो डेलीगेशन का पार्ट है, उनकी कोशिश ये है कि किस यहाँ पर आकर के अपना स्टैंड साफ करें। तो अपना स्टैंड साफ करने की कोशिश है, ये बता रहे हैं कि जिन नियमों का जिक्र किया था पी चिदम्बरम साहब ने, वो वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर ने खुद ही संज्ञान लिया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। जब रिटर्निंग ऑफिसर ने उस वक्त शिकायत पर संज्ञान नहीं हुई कार्रवाई, तो आखिर अब उस मुद्दे को कैसे उठाया जा सकता है। हालांकि जब मैंने क्वेश्चन किया कि जो फुटेज मंगाई गई है, तो उनका कहना था अच्छी बात है, फुटेज मंगाई गई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन इस सब के बीच में जो बीजेपी के नेता हैं, वो जो जैसा पीयूष गोयल साहब कह रहे थे कि हम मीडिया से मिलने आए हैं, लेकिन जितने भी नेता आए थे अब हमको यहाँ पर कोई नहीं दिख रहे हैं, सब चुनाव आयोग में जो है नहीं, बिल्कुल अभी हमको दिख रहे हैं, हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। देख सकते हैं कि चुनाव आयोग का जो लॉन है वहाँ पर अभी खड़े हुए हैं बीजेपी के नेता। यहाँ पर हमको धर्मेंद्र प्रधान दिख रहे हैं, मुख्तार अब्बास नकवी दिख रहे हैं, निर्मला सीतारमण, रविशंकर प्रसाद, एक एक करके जो सभी नेता हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के सियासी संग्राम जारी है और इस वक्त केंद्र बना हुआ है दिल्ली चुनाव आयोग। बिल्कुल, तो देख रहे हैं दर्शक भी किस तेजी के साथ ये घटनाक्रम जो है वो आगे बढ़ रहा है। कहां तो खबर एबीपी न्यूज ने आपको दिखाई थी कि तीसरी बार कांग्रेस के नेता पहुंचने वाले हैं चुनाव आयोग के दफ्तर में, और वहां पर बीजेपी के नेता पहुंच गए। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने तो मीडिया में देखा कि कांग्रेस यहां पर पहुंचने वाली है, इसीलिए हम उससे पहले यहां पर आ गए। मतलब संदेश ये देने की कोशिश कि तुम डाल तो हम पात। फिलहाल जल्दी से आपको न्यूज रूम लिए चलते हैं। अमन हमारे साथ मौजूद है। अमन, बिल्कुल रोमाना, क्योंकि अभी रविशंकर प्रसाद की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस तीसरी बार पहुंची इसलिए हम भी पहुंच गए, लेकिन कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल अभी नहीं पहुंचा। मेरे साथ दिबांग है, मेरे सहयोगी। दिबांग, ये हो क्या रहा है? ये नाक की लड़ाई बन गई है ये सीट दोनों पक्षों के लिए? जी हाँ, बिल्कुल नाक की लड़ाई बन गई। और एक तो ये हमारा जनमन इस वजह से आज नहीं हुआ, पर आप ये देखिए कि ये साफ दिखा रहा है कि किस तरीके से आज एक नए किस्म की राजनीति है, जिसमें आप राजनीति तो करते हैं, साथ ही आप मीडिया पर कैसे दिखाई देते हैं, आपकी कितनी आवाज़ लोगों तक पहुंचती है, आपकी कितनी बात लोगों तक पहुंचती है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। एक बार कांग्रेसी आते हैं, दो बार आते हैं, तीसरी बार उनकी खबर आ जाती है तो ही बीजेपी वहाँ पर आ जाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी का जो आक्रामक स्वरूप है, बीजेपी जिस तरह की इच्छा रखती है, तीव्र इच्छा जो है उनके अंदर कि हमें इस देश पर रहना है, राज करना है, वो दिखाई देता है। आप लगातार काम कर रहे हैं। कांग्रेस के आए, उन्होंने पी चिदम्बरम उतारा तो यहाँ से अरुण जेटली आ गए। लगातार लड़ेंगे मैदान पर, लगातार ज़मीन पर लड़ेंगे, लगातार नेता जो हैं अगर उनके बड़े आएंगे तो यहाँ से भी बड़े नेता जाएंगे। ये बात एक बहुत साफ दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर आप ये देखें तो बीच में भिंडी बाजार से लग रहा है। अगर आप देखें तो वोटिंग कहाँ हुई पता चला, जेडीयू के एक उधर चले गए, एक इधर चले गए, एनसीपी के इधर चले गए, कांग्रेस के दाएं बाएं चले गए। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा नाटक। ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि अगर आप सजग नहीं हैं, अगर आप लोगों में लगातार जोश, अपनी पार्टी के प्रति जिम्मेदारी, अपने पार्टी के प्रति प्रेम का संचार नहीं कर पाते हैं, तो आप औंधे मुंह गिरेंगे। लेकिन ये सब कुछ अहमद पटेल को हराने के लिए, सिर्फ अहमद पटेल को हराने के लिए, इसके मायने क्या है, इसके राजनीतिक मायने क्या है? अहमद पटेल का हारना बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए। अहमद पटेल को क्यों नहीं हराएं?
अहमद पटेल सबसे करीबी माने जाते हैं सोनिया गांधी के, उनके विरोधी हैं अमित शाह के, बीजेपी के विरोधी हैं। अमित शाह क्यों नहीं कोशिश करें कि अहमद पटेल को हारना चाहिए? किसी भी विरोधी को हरवाने के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो क्यों ना किया जाए, ये एक भाव समझ लेना चाहिए। अहमद पटेल अगर हारते हैं तो एक जो बड़ी परिकल्पना है, आप लगातार कह रहे हैं कितने राज्यों में आज बीजेपी की सरकार है, अगर ये जो बड़ी कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात करते हैं उसको करना है। और दूसरा, आप ये ध्यान रखिए कि ये जो नई बीजेपी है, जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बीजेपी है, वो एक बहुत आक्रामक बीजेपी है। हर गली, हर मोहल्ले, हर बूथ पे आपसे लड़ेगी। ये तो राज्यसभा का चुनाव है, क्यों नहीं हारेंगे अहमद पटेल? ये बीजेपी का आक्रामक रुख है, दिवांग कह रहे हैं, क्योंकि 18 राज्यों में, आपको बता दें बिहार 18वां राज्य बना जहां एनडीए की सरकार बनी, और इसलिए हम बार बार सूबे से कह रहे हैं कि अहमद पटेल अगर हारते हैं तो ये कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ एक और बड़ा कदम होगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।